हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक के वर्क पावर एनर्जी के, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है वर्क पावर एनर्जी का या जो भी चैप्टर्स हैं, हर एक टॉपिक के लिए बच्चों मैं अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। जैसे आज ये पहला हमारा वीडियो है वर्क पावर एनर्जी का। आने वाले वीडियो में हम ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, स्पेक्ट्रम, इन सब का कंबाइंडली जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5-6 सालों में वो सारा डिस्कस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स के लेवल पे और उसको कैसे टैकल करना है हमें इसका आइडिया एग्जैक्टली मिल जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों वर्क पावर एनर्जी में। ये हमें एक सिंपल पेंडुलम का डायग्राम दिख रहा है जिसमें जो बॉब है इसका मास गिवन है 200 ग्राम और ये यहाँ पे है पोजीशन ए पे। जब इसको पोजीशन ए से बी तक ले गया गया, कितने हाइट पे? 5 मीटर हाइट पे। बताया गया कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो पोजीशन ए है वहां पे 0 है, मतलब ये हमारा रेफरेंस लेवल है। अब यहां से जैसे जैसे इसको ऊपर लेते जाएंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बी पे, ये जो पोजीशन बी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब देखिए, सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी यूनिट्स है वो सब एक ही सिस्टम में हो। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मास है ग्राम में और बाकी ये मीटर में है, तो पहले इस मास को भी हम चेंज कर लेते हैं केजी में, दैट इज इन एसआई यूनिट। तो मास हमारा हो जाएगा बच्चों, ये 200 को चेंज करना तो आपको पता है 1000 से डिवाइड करना होगा, तो इट विल बी 0.2 kg, है ना। अब हम ये पहले पार्ट में हमें जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं। फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है mgh। m का वैल्यू 0.2 kg, g का वैल्यू गिवन है 10, है ना। अब देखिए, g का वैल्यू अगर 10 नहीं दिया रहता तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, खुद अपने मर्जी से 10 नहीं ले लेना है। ओके, अब यहाँ हाइट कितना गिवन है, यहाँ पे बी पे आने पे इसका हाइट कितना हो गया 5 मीटर, तो यहाँ 5 वैल्यू रख लेते हैं। अब जैसा सारा चीज हमने लिया है कि इसमें ऐसा यूनिट में, तो हमारा एनर्जी भी आएगा ऐसा यूनिट में, दैट इज इन जूल। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 10 जूल, है ना। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है कि व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता होगा कि एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है एक से दूसरे में, उसका जो टोटल एनर्जी है वो ना बढ़ सकता है और ना कम हो सकता है। हम ना एनर्जी बना सकते हैं और ना कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एनर्जी बी पे जितना था वो सारा का सारा किस में चेंज हो जाए, सारा का सारा नहीं, कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में और थोड़ा बहुत उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा इतना ही रह जाएगा और आपको इसके पहले लिख देना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। जिसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी चीज सॉल्व करते हैं ना, वो आपको पहले लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और लॉ। द थर्ड वन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉब एट द पोजीशन ए। अब देखिए, ये जब यहां से ए पे, ए का मतलब क्या, मीन पोजीशन, तो जब ये यहां से यहां आ जाएगा मीन पोजीशन पे, मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये फिर से यही काम करेंगे, थर्ड वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट ए। ये आया कहां से, पोटेंशियल एनर्जी से एट बी, जो चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में एट ए। तो हम ये चीज लिख सकते हैं बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 10 जूल, है ना। अब देखिए, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्योंकि हमें यहाँ फाइंड क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट ए पे इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड कितना होगा बॉब का। तो हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल 10 जूल। मास का वैल्यू हमें दिख रहा है, मास का वैल्यू कितना बच्चों, 0.2 kg, है ना। तो ये हो गया हाफ इंटू 0.2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 जूल। अब देखिए, थोड़ा सा मैं बाकी कैलकुलेशन इधर कर देता हूं या फिर ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं, आप इसको बाद में नोट कर सकते हो, है ना। तो देखिए क्या करना है, ये हमारा यहां से दिख रहा है कि ये 0.2 ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, है ना। ये यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा, ये डेसिमल आप हटाओगे तो नीचे 20 वी स्क्वायर इक्वल 10, है ना। अभी देखिए क्या हो गया, 2 से 10 टाइम्स में और वी स्क्वायर इक्वल आ गया 100 मीटर। ये हम सॉल्व कर सकते हैं, तो v का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर। अब देखिए, ये तीनों पार्ट्स थे बच्चों इसमें। अब एक चीज आपको यहां ध्यान देना हो कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा होता तो फिर पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो पाता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। इट इज क्वाइट सिंपल। ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट, जिसको आपको अगर पूरा लिखना है तो आप स्मॉल w से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ सिंबल देना है तो कैपिटल W। दूसरा चीज है इसी में, हॉर्स पावर कैसे रिलेटेड है ऐसा यूनिट ऑफ पावर से। तो देखिए हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, है ना। अभी ये हर लेवल का क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में, वो बहुत बेसिक लेवल के भी हो सकते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी हो सकता है और थोड़ा लेवल अप भी किया जा सकता है। अब जैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि कौन सा, नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला दिस। अब देखिए के है काइनेटिक एनर्जी और वी है लीनियर वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा हमें। तो 2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखे तो हाफ mv² और डिवीजन में v² है, तो आप ये डिवीजन में रखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, v² गॉट कैंसल, 2 गॉट कैंसल, तो हमें क्या मिल गया, मास, है ना। अब ऑब्वियसली मास का ऐसा यूनिट हमारा क्या होगा, हमसे यूनिट पूछा जा रहा है। तो देखिए यूनिट जब सिंपली पूछा जा रहा है आपसे तो आप यही कंसिडर करेंगे कि ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है ना। अगर यहाँ स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि सीजीएस यूनिट है तब हम सीजीएस लेते हैं, कुछ लिखा नहीं गया तो हम इसका ऐसा यूनिट ही बताएंगे, मतलब केजी, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें एनर्जी चेंजेस पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा एनर्जी किस में चेंज होता है। ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो हीट एनर्जी में चेंज होता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। दूसरा पार्ट है बच्चों सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन को भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है और सीलिंग फैन घूमता है ना, रोटेशन मोशन करता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है अगर स्पेसिफाई करें हम तो। और नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क हमें पता है, हम थोड़ा इसका ये देखिए सब पार्ट ए का 1 है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होता है अर्ग। तो अब देखिए हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो रिलेशन अगर डिराइव करने बोले ना तो आपको ये शो करना होगा कि ये आया कैसे। अगर इसी की जगह पे लिखा रहता है स्टेट द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट, तो हम सिर्फ इतना लिखाते, मार्क्स मिल जाता। लेकिन अभी हमें ये डिराइव करना है तो मैं आपको बताता हूं कैसे डिराइव किया जाएगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि 1 जूल डिपेंड किस पे करता है। हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए, F इंटू एस। जो नॉर्मल कंडीशंस में हम अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम यही फॉर्मूला ओबे करते हैं, क्योंकि अगर एंगल कुछ गिवन है तब एफ एस कॉस थीटा लेते हैं, और नहीं तो अगर कुछ नहीं दिया गया मतलब इट इज कंसिडर्ड कि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। तो फोर्स का हम अगर ऐसा यूनिट यहां पे ले, अब देखिए वर्क का हमने ऐसा यूनिट लिया तो ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। तो फोर्स का ऐसा यूनिट लिखते हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। और अब इसको चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है अर्ग में, मतलब सीजीएस यूनिट में। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है सबको सीजीएस यूनिट में लिख लेते हैं। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या डायरेक्टली 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है ये तो पावर बेस सेम है तो पावर एड ऑन हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर भी गॉट, है ना। अभी देखिए 1 जूल, ये 10 टू द पावर 7, इसी की जगह पे हम क्या लिखते हैं, अर्ग, है ना। तो 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। ये हमने इसको डिराइव कर दिया, या इसकी जगह ये भी लिखा रहता है एस्टैब्लिश द रिलेशन, तब भी हमें यही करना पड़ता, पूरा वर्क दिखाना पड़ता। अब दूसरा पार्ट देखिए क्या है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय डिस्टेंस एस इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा। चलिए मान लेते हैं कि हमने जिस बॉडी पे फोर्स लगाया है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। पर करना क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू गेट द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अब देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब ये थीटा का वैल्यू आप 0 लेंगे, क्योंकि कॉस में आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पढ़ा होगा, कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो मैक्सिमम हमें कब लेना होगा, जब ये कॉस थीटा, मतलब कॉस का हमारा वैल्यू 1 आ जाए, और ऐसा होता कब है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं कि थीटा शुड बी 0। ओके, नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हम कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कैलोरी में मेजर करते हैं, हीट एनर्जी को, हीट को मेजर करते हैं। तो पहले का आंसर हो गया हमारा हीट एनर्जी, है ना। दूसरा हमारा पार्ट इसी में पूछा जा रहा है
कि हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू ऐसा यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी है तो हीट एनर्जी का जो हमारा यूनिट है कैलोरी, जो प्रेफर्ड यूनिट है उसमें, और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब जूल में क्या रिलेशन होता है बच्चों। अब देखिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। बोथ विल डू, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए क्या, दो बॉडीज है ए एंड बी और दोनों का मास का रेशियो गिवन है 5:1। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि दो बॉडीज हैं, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसे, हमें कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, अलग अलग हम सारा चीज इसके बारे में लिख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर रहेगा सारा चीज। अब जैसे दो बॉडीज हैं, दोनों के मास का रेशियो दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि मास ऑफ ए और मास ऑफ बी का रेशियो क्या है, 5:1, और दोनों के काइनेटिक एनर्जीज का भी रेशियो दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, दोनों का रेशियो है हमारे पास 125:9, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ए के लिए क्या लिखेंगे, हाफ ma/va², यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। फिर वैसे ही हाफ mb/vb² फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, और ये हमारे पास गिवन है कि कितना है, 125:9। अब देखिए हाफ हाफ गॉट कैंसल्ड, और हमें मास का तो दोनों का रेशियो पता ही है, तो ma/mb का रेशियो पहले ही से पता है, तो हम इसके जगह लिख लेते हैं 5:1। तो va²/vb² के जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, va/vb का होल स्क्वायर, 125:9। अब देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये 5 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना, 125। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, यहां देखिए va/vb का होल स्क्वायर हमने किया इधर, और इधर क्या हो जाएगा, 5 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मतलब 25:9। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ va/vb। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम उधर भेजेंगे तो रूट हो जाता है, आपको पता होगा, तो कितना हो जाएगा, 5:3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक बॉडी है जिसका मास गिवन है 10 kg, और ये कितने हाइट पे रखा गया, 5 मीटर के हाइट पे। तो इट इज अलाउड टू फॉल एंड रीच द ग्राउंड। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी possessed by the body at the height of 2 मीटर, assuming it is frictionless medium। अब देखिए ये सारा चीज है ना, अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड करो, क्या कुछ करने का जरूरत नहीं है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें जैसे ही दिखा तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि बॉडी जिसका मास 10 kg गिवन है, मास गिवन है, ये कितने ऊपर है जमीन से, 5 मीटर के हाइट पे। ये हमारा हाइट गिवन है 5 मीटर। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगा वो उसके पास टोटल एनर्जी हो गया। यहां पे जब ये था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वही उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी हुआ। अब जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी कम होगा ड्यू टू द डिक्रीज इन हाइट, और वो चेंज होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन टोटल एनर्जी तो उतना ही रहेगा ना। तो हमसे पूछा गया कि ये यहां से गिरता हुआ मान लेते हैं, जब ये यहां पे आ गया मतलब ये कितने हाइट पे बचा है, 2 मीटर हाइट पे, एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल फाइंड करेंगे और क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट 5 मीटर। तो जहां पे हाइट 5 मीटर पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी था उतना ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका हर जगह पे रहेगा यहां पे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा हमारा वो कितना होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो ये हम कर सकते हैं m इंटू जी इंटू एच, एंड ऑब्वियसली इसके पहले आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मास दिया हुआ है कितना, 10 kg, जी का वैल्यू शायद दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच भी दिया हुआ। अब देखिए तीनों चीज ऐसा यूनिट में, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी किसमें आएगा, ऐसा यूनिट में, मतलब 500 जूल हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक। अब देखिए इसमें हमें वेलोसिटी का कोई जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी चाहिए था, तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ा, हमने डायरेक्टली यही वाले पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू वहां पे रख दिया। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अगर ये ग्राउंड पे गिर गया, कोलिजन हुआ, तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट, वो कुछ हीट में चेंज हो जाएगा, कुछ साउंड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा। तो पूरा का पूरा एनर्जी इसके पास जितना था वही एनर्जी यहाँ पे, ये जो टोटल एनर्जी इसके पास यहाँ पे था एज द पोटेंशियल एनर्जी, ये जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा जस्ट, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो चुका होगा, ये काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर
हिटिंग द ग्राउंड या फिर रीचिंग द ग्राउंड, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन द सेम थिंग, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 5 मीटर, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये है 500 जूल, है ना। और इसके भी साथ में आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए गिवन है कि ये हमें फाइंड करना था जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अगर ये बोल देता कि ग्राउंड को हिट कर लिया है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि डिफाइन किलोवाट आवर। अब देखिए किसी भी यूनिट को अगर आपको डिफाइन करना होता है तो आपने यही किया होगा आज तक कि आप किसी भी यूनिट को बोला गया वॉट तो उसको मेमोराइज किया, किलोवाट आवर उसको मेमोराइज किया, जूल को मेमोराइज किया। मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूं, 2 स्टेप्स बता रहा हूं इनफैक्ट, आप उसके बाद किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किलोवाट आवर बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। तो आप क्या करते हैं, जैसे एनर्जी या फिर वर्क के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आप रिलेट कर सको। पावर क्या होता है? W से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यहां से अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाए तो ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर इनटू टाइम। ये देखिए ये हमारा स्टेप 1 होता है। जिस भी चीज को आपको डिफाइन करने बोला गया, आप पहले ये सोचिए कि वो यूनिट है किसका। तो हमें डिफाइन करने बोला गया किलोवाट आवर, तो हमने सोचा है किसका यूनिट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। तो हमारा स्टेप 1 हमेशा रहेगा उसका फॉर्मूला लिखना। स्टेप 2 में देखिए क्या करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमें डिफाइन करना है क्या, 1 किलोवाट आवर, है ना। के विल बी स्मॉल, मैं थोड़ा इसको छोटा लिख देता हूं। किलोवाट आवर को डिफाइन करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे। 1 किलोवाट आवर यहां पे लिखा भी है, डिपेंड किस पे कर रहा है, पावर पे। तो हम पावर, हमें दिख रहा है कि पावर कितना लेना है, 1 किलोवाट, और टाइम में हमें कितना दिख रहा है, आर। अब यहां 1 है तो ऑब्वियसली 1 इंटू 1 करेंगे, तभी तो यहां पे भी 1 आएगा। तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब इसके बाद आपका लैंग्वेज, आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको दिख रहा है क्लियरली कि कोई ऐसा हमारे पास अप्लायंस है जिसका पावर कितना है, 1 किलोवाट, और उसको कितने देर तक यूज करना है, 1 घंटे तक यूज करना है। तो वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट। इसी की जगह अगर बोलता 5 किलोवाट आवर, तो यहाँ 5 रखते थे, यहाँ 1 रख देते। कोई ऐसा अप्लायंस जिसका पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है 5 किलोवाट, और उसको कितने देर तक यूज करना है, 1 आवर तक, तो उसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा 5 किलोवाट आवर, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज है कि हाउ इज इट रिलेटेड टू जूल। अब इसमें देखिए, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं दिखाना है, डायरेक्टली पूछा गया कि इसका रिलेशन क्या है जूल के साथ। तो आप ये डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, है ना। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है बच्चों, ऐसे करके हम लिखते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। आप इसके जगह अगर 36 इंटू 10 टू द पावर 5 भी लिखें तो वो भी एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक सैटेलाइट है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और हमसे पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट। तो ये वर्क डन 0 होगा इस केस में, है ना। मैं आपको समझा देता हूं क्यों होगा, क्योंकि रीजन पूछा गया है। कोई भी सैटेलाइट, जैसे हम मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट है जो कि हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, मान लेते हैं ये हमारा प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ऑब्वियसली ये घूम क्यों रहा है, आपने पढ़ा होगा कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देयर इज वन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहां मार्क कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज आवर ये प्लैनेट सेंटर पे। तो इधर फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये जो हमारा सैटेलाइट है इसका डिस्प्लेसमेंट हम किधर लेंगे, अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज करते हैं, फोर्स इधर है। आपको ये पता है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आप इसमें रीजन कैसे बताएंगे कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज टुवर्ड्स द प्लैनेट, और डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये F परपेंडिकुलर S हो गया, और W इक्वल FS cos थीटा होता है, जहां पे थीटा कितना है दोनों के बीच का 90। तो ये वर्क डन हो गया 0, है ना। अब इसके जगह कुछ भी दे दे, आपको बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो बताओ कितना वर्क किया, वो भी 0 वर्क करेगा। उसमें बिल्कुल सेम कंडीशन। सन है, सन के चारों तरफ हमारा अर्थ घूम रहा है, या कोई भी प्लैनेट घूम रहा है, तो बताओ अर्थ कितना वर्क कर रहा है, अर्थ भी 0 वर्क कर रहा है, उसमें भी यही केस होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए जो सेल होता है हमारे पास, कोई सा भी सेल हो, प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें केमिकल्स रहते हैं, है ना, कंपाउंड जो केमिकल रहते हैं हमारे, वो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कब, व्हेन द सेल इज बीइंग यूज्ड, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन
सेल इज इन यूज। जब सेल यूज होता है बच्चों तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड। तो जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली उसको चाहिए काम करने के लिए, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है और वो साउंड को एम्पलीफाई करता है, साउंड को बढ़ा देता है, मतलब लाउडनेस बढ़ा देता है साउंड का। तो ये इसमें हम बता सकते हैं लाउड स्पीकर। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज। अब देखिए ये लाइट एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी लेता है और उससे अपना खाना प्रिपेयर करता है, मतलब केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो लाइट टू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर। अब देखिए एक बॉडी है जो कि मैं यहां आपको एक पिक्चराइजेशन करके दिखा देता हूं। ये कितने ऊपर है? जमीन के कितने ऊपर हाइट पे? 15 मीटर, है ना। और इसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम। तो फिर से वही चीज, हम पहले ही इसके मास को चेंज कर लें केजी में, दैट विल बी 0.2 केजी। आगे बढ़ते हैं। When the body reaches 10 मीटर above the ground, its potential energy will be। अब देखिए ये यहां से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो अब यहां पे जब ये आ गया तो अब इसका जो हाइट है वो कितना है? 10 मीटर। तो यहां पे हमसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, दैट विल बी mgh। मास दिख ही रहा है 0.2 kg, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 और h हमें दिख रहा है 10। बचा कुछ हाइट इसका कितना है? 10 है, गिरते हुए यहां तक आ गया, है ना। ये गिर के यहां से यहां पे आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा? 20 जूल। तो विल गो फॉर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये यहां से गिरता हुआ जब यहां पे आया, ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर है हाइट पे, तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और वहां से v का वैल्यू फाइंड करें कि यहां पे वेलोसिटी कितना और फिर वो फाइंड करेंगे। इतना करने का जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहां पे आने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी इसमें आया है वो खुद से तो आया नहीं, हम तो एनर्जी बना नहीं सकते, मतलब वो कहीं से चेंज होके आ रहा है। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वही चेंज होके किस में आ गया? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, वही किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहां क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और कब, कहां से कहां तक आने में लॉस? जब ये यहां पे था, मतलब 15 मीटर हाइट पे था, वहां से यहां तक आने में इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा? तो क्या करेंगे, यहां का पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच की जगह 15 मीटर और यहां पे m इंटू जी इंटू 10 मीटर लिखेंगे हाइट की जगह। तो मैं कर देता हूं m इंटू जी इंटू हाइट की जगह मैं लिख देता हूं 15 मीटर, जब ये यहां पे था टॉप पे, और माइनस करेंगे m इंटू जी इंटू यहां पे बचा हुआ हाइट कितना है इसके पास? 10 मीटर, है ना। अब देखिए मास हमें पता ही है, मास कितना है, यहां से हम mg कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, तो हम कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 0.2 इंटू 10 कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर में? 15 माइनस 10, तो इट विल बी 2 इंटू 5, मतलब 10 जूल, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? The total mechanical energy it will possess when it is just about to strike the ground। अब देखिए फिर से वही चीज है, यहां पे जितना एनर्जी इसके पास था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी कहां पे होगा? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ऑब्वियसली ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो चुका होगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पे भी हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? जितना टॉप पे था। तो हमारा टोटल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था टॉप पे 20, तो अभी नीचे जस्ट अबव द ग्राउंड भी कितना होगा? उतना ही होगा। ओके, द वेलोसिटी इन मीट। अब देखिए यहां पे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एमसीक्यू है, अगर सब्जेक्टिव रहता तब लिखना जरूरी था। अब ये वेलोसिटी फाइंड करना है विथ विच द बॉडी विल हिट द ग्राउंड। अब देखिए ये जमीन पे जब पहुंचा तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? 20 जूल है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल 20 जूल। तो हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी है से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो हाफ मास हमने फाइंड किया था 0.2 kg इंटू वी स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये 0.2, ये हमारा डेसिमल हटाएंगे तो यहां नीचे क्या रह जाएगा? ये 20 और वी स्क्वायर इक्वल 20। अब आपको दिख रहा है ये 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल 200। तो आपको यहां से दिख रहा होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10√2,
है ना, क्योंकि 100 के लिए हमारा स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा और रूट 2 रह जाएगा, तो विल गो फॉर ऑप्शन। ये बच्चों ये मिसप्रिंट है, ये डी होना चाहिए था, ये आपके बोर्ड्स के पेपर में मिसप्रिंट था, कोई बात नहीं, हो सकता है मिसप्रिंट। देखिए आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन। अब देखिए पावर इक्वल, ये सारा चीज हमें दिख रहा है। अब पावर इक्वल होता है वर्क बाई टाइम, तो वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एस बाई टी, और एस दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो एफ इंटू वी, एफ इंटू वेलोसिटी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। अभी अभी हमने इस चीज को डिराइव किया था, है ना। अब देखिए अलग अलग साल का क्वेश्चन है, एक साल पूछा गया आपसे डायरेक्ट की रिलेशन बताओ, एक साल पूछा गया कि एस्टैब्लिश करो कि रिलेशन आता कैसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ लाइट बॉडी एंड अ हेवी बॉडी बी हैव द सेम मोमेंटम। चलिए ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है पी स्क्वायर। अब देखिए कोई बड़ा चीज नहीं, आप ये खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे इन सारे चीजों का डेरिवेशन है, आप वो देख सकते हैं। तो अभी हमें इसका जरूरत है, तो देखते हैं जरा। मोमेंटम दोनों बॉडीज का सेम बोला गया, मैं लिख देता हूं, ए और बी दो बॉडीज है, एक बॉडी लाइट है जिसका नाम ए है और एक बॉडी हेवी है जिसका नाम है बी। तो ऑब्वियसली इसका मास कम है ए का और बी का मास ज्यादा है। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम पहले देखते हैं कि मोमेंटम सेम है दोनों बॉडी का, मतलब मोमेंटम वाला जो हमारा पार्ट है ये हो गया कांस्टेंट, और 2 तो कांस्टेंट होता ही। अब देखिए हमारे पास बचा क्या क्या, मास और काइनेटिक एनर्जी, तो किसी भी एक को हम इधर भेज देते हैं। मान लीजिए हमने इधर मास को भेज दिया, और बाकी सारा चीज भी मैं लिख देता हूं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो चीज कांस्टेंट है ये दोनों, तो हमें इन दोनों में क्या रिलेशन मिल रहा है, देखिए 1/m और इधर काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हमें यहां से दिख रहा है कि जिसका मास कम है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी का सेम है, गलत। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। ऑब्वियसली जो लाइट बॉडी है बॉडी ए, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो विल गो फॉर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली एक बॉडी है, उसका हमने क्या कर दिया, अब देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक बॉडी है जिसके स्पीड को डबल कर दिया गया, अब बॉडी वही है तो मास तो चेंज होगा नहीं, तो हाफ भी कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी और इधर वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी को, अगर स्पीड को डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं, जैसे मान लीजिए v है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ऐसे करके हम करें तो ये v और नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो गया इसका, मतलब जो स्पीड है वो इसका ट्वाइस हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ये देखिए वी स्क्वायर और 2v का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, 1/4, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल हो गया 1/4। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1, है ना। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, वैसे आपको ये सारा चीज वहां नहीं दिखाना, आपके समझने के लिए कि पहले वाले काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। दूसरा चीज देखिए, एनर्जी कन्वर्जन इन वॉशिंग मशीन क्या होता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी देना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको देते हैं और उसके अंदर मोटर लगा रहता है जो कि घूमता है जिससे हमारा कपड़ा धुलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन, what should be the angle between direction of force and the direction of displacement for work done to be negative। अब देखिए W इक्वल होता है एफ एस cos थीटा। अब ये नेगेटिव कब होगा देखते हैं, एफ एस देखिए बच्चों, cos 180 का वैल्यू होता है -1, है ना, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहां से हम इसको रेफर कर सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 180, तो cos 180 माइनस हो जाएगा और ये हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, -f इंटू एस हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉर्मूला U by H, जहां पे U पोटेंशियल एनर्जी और H हाइट है। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, वैसे तो आपको डायरेक्टली भी देख के पता चल रहा होगा, मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार। सब पार्ट बी के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ए था, U की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mgh और नीचे में h गॉट कैंसल्ड, m इंटू जी क्या होता है, वेट,
तो वी गॉट द फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिला हमें? वेट ऑफ द बॉडी मिला। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। कैलकुलेट द पावर स्पेंट बाय द क्रेन when lifting a load of mass 2000 kg at a velocity of 1.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें पावर स्पेंट निकालने आपसे बोला जा रहा है ना। तो पावर स्पेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था पावर का, F इंटू वी होता है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे कि पावर फाइंड करना है तो पावर के लिए वर्क चाहिए, टाइम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क और टाइम नहीं है तो विल लुक फॉर फोर्स एंड वेलोसिटी। दोनों चीज हमें दिख रहा है। देखिए अब बॉडी है जो लोड है जिसका मास गिवन है 2000 केजी, तो ऑब्वियसली उसको जो क्रेन उठाने वाला है उसको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उस बॉडी का वेट है। तो वेट हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। मैं एक स्टेप लिख देता हूं यहां पे, वेट ऑफ बॉडी, फोर्स की जगह लिखेंगे हम, और इंटू वेलोसिटी। तो वेट के लिए क्या करेंगे, देखिए मास दिख रहा है 2000 केजी, m इंटू जी कर देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 2000 केजी और ये g का वैल्यू दिया हुआ है, और वेलोसिटी देखिए कितना दिया है 1.5 मीटर पर सेकंड। अब हमें कुछ कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि सारा चीज ऐसा यूनिट में। तो पावर भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में। तो हमें दिख रहा है यहां से ये कितना हो जाएगा, 4 zeros, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A car of mass 120 kg is moving at a speed 18 किलोमीटर पर आवर। फिर इसमें एक्सेलरेशन होता है और उसका स्पीड बढ़ के हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन। अब देखिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है बच्चों। आपसे वर्क डन पूछा गया तो आप सोचेंगे कि वर्क डन इंजन कितना वर्क कर रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्क डन के लिए तो फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दोनों के बीच का एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल वो चाहिए। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप क्या यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, है ना। तो हमारा पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बताता है कि वर्क डन। अब एक चीज थोड़ा मैं बता दूं आपको कि ये जो मास है, कार जो मूव कर रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑब्वियसली इंजन होगा, क्योंकि इंजन के अंदर आपने कभी अगर देखा होगा ऐड वगैरह जिसमें पिस्टन मूव करते हुए आपको दिखाता है ना, इंजन ऑयल का जो ऐड आता है उसमें, तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द टॉर्क। और उस टॉर्क के वजह से जो हमारा चक्का है, व्हील है, वो घूमता है और ये आगे बढ़ रहा है। खैर, तो हमारा ये इंजन कितना वर्क कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, जो कि हमें क्या बताता है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमें दिख रहा है कि मास कितना है कार का, 120। तो देखिए यहां से मास कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v की जगह हम क्या लिखेंगे, एक चीज और, यहाँ पे ये केजी में दिख रहा है ऐसा यूनिट, टाइम सेकंड में दिख रहा है ऐसा यूनिट, लेकिन किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 18 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। वैसे ये काफी बेसिक चीज है, लेकिन मैं कर देता हूं आपके लिए। 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दैट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। और बिल्कुल वैसे ही v का वैल्यू फाइंड करना, तो 54 है, तो इसको भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी 15 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों वैल्यूज अब हम यहां पे रख सकते हैं। तो v का वैल्यू 15 दिख रहा है, तो v का स्क्वायर करेंगे, मतलब 15 का स्क्वायर में, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि v स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225, और फिर u कितना दिख रहा है 5, तो उसका स्क्वायर 25, है ना। अभी देखिए ये हो गया 60 और ये हो गया 200, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 12,000 जूल। ओके, द सेकंड पार्ट इज पावर फाइंड करना है। तो पावर के लिए क्या करेंगे, पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क दिख ही रहा है, वर्क जो किया है इंजन ने और टाइम दिख ही रहा है, तो क्या करेंगे, पावर इक्वल वर्क बाय टाइम, दैट इज वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क 12,000 जूल और टाइम है 5 सेकंड, तो 12,000 बाय 5 सेकंड, है ना। आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर किस में आएगा, वॉट में आएगा, है ना। वैसे मैं कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका 2400 वॉट। ओके, नेक्स्ट वन, इट्स ओवर। ओके बच्चों, आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है ये सारा चीज आपको समझ में आओ, आपके लिए फ्रूटफुल हो ये, एंड आई विल प्रे कि आपका जो आने वाला पेपर है वो काफी अच्छा जाए। और मैं तो लगाई हूं आपके हेल्प में, जैसे जैसे आप लोग मुझे बताते जा रहे हैं कि कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप उसमें नहीं समझ पा रहे कोई टॉपिक, तो वो सारा चीज मैं अपलोड करता जा रहा हूं। एक और टॉपिक है, बच्चों ने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है वो वन शॉट में अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा बच्चों। आप अपना तैयारी करते रहिए। और ये PYQs, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा PYQ होगा वो लाइट के लिए होगा, ऑप्टिक्स के लिए, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।
जल्दी होगी।